हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एलसी ऑसिलेशन। ये एलसी ऑसिलेशन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो JEE की तैयारी करने वाले, नेट की तैयारी करने वाले बच्चे और CBSE के बच्चे, स्टेट बोर्ड के बच्चे पेन पेपर लेकर के शुरू हो जाएं मेरे साथ। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, इस लेसन से रिलेटेड चैप्टर नंबर 7 AC करंट से रिलेटेड बाकी जो टॉपिक है उनकी वीडियो मैंने नीचे लिंक शेयर किया हुआ है, आप वहां से दूसरे टॉपिक देख सकते हैं। और आपके लिए मैंने एक अच्छा सा गिफ्ट रखा है, उसको लिंक पे क्लिक जरूर करना। सस्ता और अच्छा सामान रखा है, उसको परचेज करना। आइए हम शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक की, एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन क्या है उसकी बात करते हैं। तो पहले बात करेंगे दोस्तों एलसी सर्किट क्या है, एलसी सर्किट। फिर बाद में बात करेंगे एलसी ऑसिलेशन की, एलसी ऑसिलेशन, एलसी ऑसिलेशन की बात करेंगे। दोस्तों T=0 टाइम पर, T=0 टाइम पर अगर आप किसी कैपेसिटर को पूरी तरह से चार्ज कर लेते हो और चार्ज करने के बाद उसको आप किसी इंडक्टर के साथ T=0 टाइम पर कनेक्ट करते हो, तो ये फुल्ली चार्ज कैपेसिटर जो है वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगता है और यहाँ पर करंट पास होने लगता है इसके अंदर, इंडक्टर के अंदर। तो दोस्तों यह एक सिलसिला शुरू हो जाता है। चार्ज कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा और इंडक्टर के अंदर धीरे धीरे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी और कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होगी। यह पूरा प्रोसेस है, यही आपको समझना है यहाँ पे। तो आपको ये बोलना है कि एट T=0 टाइम व्हेन a fully charged capacitor is connected with the inductor, that is called LC circuit, that is called LC circuit। दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं। आपको जैसा दिख रहा है कि अगर हम T टाइम की बात करें तो T टाइम पर आप देख रहे हैं जितना वोल्टेज कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच में होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ इंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच में होगा। तो दोस्तों इसको लिखते हैं Q/C से और यहाँ लिखेंगे दोस्तों L/di/dt से। आपको सिंबल मालूम है कि यहाँ पर अगर हम इस तरह लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू में लेके चल रहा हूँ दोनों का, तो यहाँ पे आपको इतना लिखना है। दोस्तों अब यहाँ बात करेंगे L/di/dt माइनस Q/C = 0। ठीक है, अब हम I की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों। तो I क्या होता है, dQ/dt, आप सबको पता है, ये फार्मूला होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है, यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि अब तक तो आपने सीखा है कि dQ/dt = करंट। बट दोस्तों यहाँ ध्यान ये रखना है कि होता क्या है, कैपेसिटर का चार्ज धीरे धीरे डिक्रीज होता है और इंडक्टर के अंदर करंट धीरे धीरे इंक्रीज होती है। तो हो क्या रहा है कि चार्ज डिक्रीज हो रहा है और करंट इंक्रीज हो रही है। जब दोनों साथ में आएंगे दोस्तों, यहाँ पे माइनस साइन का यूज करना है, यही आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है, I की प्लस से क्या लिखा जाएगा, माइनस dQ/dt। तो वैल्यू यहाँ रख लेते हैं L/d/dt, I के प्लस पे dQ/dt माइनस Q/C = 0। तो दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा, जब I प्लस पे माइनस रखेंगे तो दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, एक माइनस बाहर आएगा, तो माइनस L/d² माइनस Q/C = 0, माइनस माइनस प्लस। तो दोस्तों क्या मिला यहाँ से, d2Q/dt² प्लस Q/LC, ये को मैं नीचे दे रहा हूँ, = 0/L, तो 0 हो जाएगा। दोस्तों ये एक फुल एंड फाइनल इक्वेशन मिला, d2Q/dt² प्लस Q/LC = 0। दोस्तों यह एक इक्वेशन मिला जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द LC सर्किट और डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द LC ऑसिलेशन। तो दोस्तों इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत ही आईएमपी टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ LC सर्किट। अब दोस्तों टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आपने देखा कि हमको मिला है d2Q/dt² प्लस
क्यू बाई एल इंटू सी इक्वल टू 0। दोस्तों अगर मैं कंपेयर करूं सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन से तो d2x अपान dt स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर x इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों 11th क्लास में ऑसिलेशन वाले लेसन में सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, आपने पढ़ा होगा। अगर मैच करते हो तो दोनों इक्वेशन देखो एक दूसरे जैसा दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर मैं कंपेयर करूं दोनों इक्वेशन को तो क्या मिल रहा है, यहां से मिल रहा है कि चार्ज क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, हम लिख सकते हैं वी कैन से दैट चार्ज Q परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अगर ये दोनों एक जैसे हैं तो यहां से बोल सकते हैं कि चार्ज Q क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है। तो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, चार्ज की ऑसिलेट करने की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो उसको यहां से निकालेंगे। आप देखिए यहाँ पर ओमेगा 0 स्क्वायर है और यहाँ क्या है दोस्तों, Q को छोड़ दो तुम्हारा पानी एलसी, जहाँ x है वहाँ Q। ठीक है, जहाँ ओमेगा 0 स्क्वायर है वहाँ क्या मिलेगा 1/LC। तो ओमेगा 0 क्या मिलेगा 1/LC अंडर रूट। दोस्तों इसको बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ चार्ज की फ्रीक्वेंसी, चार्ज की ऑसिलेट करने की फ्रीक्वेंसी 1/LC। तो दोस्तों यह आपका एक टॉपिक पूरा हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसका सलूशन क्या होगा। ठीक है, सलूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब दोस्तों सपोज कर लेते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सलूशन, ठीक है, Q इक्वल टू QM cos ओमेगा 0t प्लस फाइव। अब देखिए ये मैंने सपोज किया कि इसका सलूशन इस इक्वेशन से दिया जाएगा, Q इक्वल टू QM cos ओमेगा 0t प्लस फाइव फेज डिफरेंस है। ठीक है, तो यहां पर Q क्या है, चार्ज, QM क्या है, मैक्सिमम चार्ज। ठीक है, अब कंडीशन डालेंगे t इक्वल टू 0 पर क्या था, Q क्या था आपका, QM था। जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था, शुरू में इंडक्टर जोड़ा नहीं था, तो कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में मैक्सिमम चार्ज क्या था, QM मतलब मैक्सिमम चार्ज। उससे तो चार्ज हो नहीं सकता, फुल्ली चार्ज था तो टोटल चार्ज ना था 0 टाइम पर। तो दोस्तों यह कंडीशन अगर यहाँ रखते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, Q इक्वल टू QM। तो Q के प्लेस में मैं क्या लिख रहा हूँ, QM, और यहाँ ऑलरेडी QM पहले से cos ओमेगा 0, t की वैल्यू 0 रखो प्लस फाइव। तो दोस्तों QM कैंसिल होगा तो क्या आएगा 1 इक्वल टू cos ओमेगा 0 0 हो गया, बचा क्या 5। इट मीन्स cos 5 क्या मिला दोस्तों 1। इसका मतलब 5 क्या मिलेगा 0, क्योंकि आपको पता है कि cos 0 क्या होता है 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनिशियल फेज क्या है, फाई क्या है 0 डिग्री। इनिशियल फेज कितना है 0 डिग्री है। तो यह वैल्यू फिर से पुटअप करेंगे तो हमको इक्वेशन क्या मिलेगा, Q इक्वल टू QM cos ओमेगा 0 t फाई 0 कर दो। ये हमारा हो गया एक इक्वेशन जो बता रहा है कि भैया शुरू में क्या था कि चार्ज ऑसिलेट कर रहा था ओमेगा 0 नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, और चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, इसका मतलब कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, यानी कभी प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, कभी माइनस से प्लस की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लस प्लेट थी कभी वो माइनस बन जाएगी, और जो माइनस प्लेट थी कभी वो प्लस बन जाएगी। इस तरह चार्ज चेंज होता रहेगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि करंट की क्या स्थिति है, करंट क्या है। ठीक है, Q इक्वल टू QM cos ओमेगा 0t मिला। अभी आपने क्या सीखा, I इक्वल टू माइनस dq बाई dt, माइनस d बाई dt, Q की वैल्यू ये रखो QM cos ओमेगा 0t। आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, cos का माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस QM, और अंदर से ओमेगा 0 बाहर आएगा। ठीक है, cos का हो जाएगा साइन ओमेगा 0t। तो ये मिल गया I। अब आपको ध्यान ये रखना है कि यह QM ओमेगा 0 होता क्या है दोस्तों, इसी को बोलते हैं QM ओमेगा 0 को बोलते हैं IM। क्या बोलते हैं
IM, ठीक है, या पिछले टॉपिक में हुआ था। तो आप देख सकते हैं I इक्वल टू IM साइन ओमेगा 0 t। पिछला टॉपिक यानी कि LCR AC सर्किट का जो एनालिटिकल मेथड मैंने सिखाया है सोल्यूशन का, LCR AC सर्किट के डिफरेंशियल इक्वेशन का एनालिटिकल मेथड मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, उसका लिंक मैं शेयर करूंगा। वहां आप देख सकते हैं IM क्या मिलेगा, QM ओमेगा 0, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि करंट क्या हो रही है। चार्ज तो ऑसिलेट कर रहा था, प्रूफ हो गया। अभी यहाँ से क्या प्रूफ हो रहा है कि करंट भी क्या कर रही है, ओमेगा 0 नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रही है, क्योंकि साइन और कॉस की वैल्यू लगातार चेंज होती है। टी बदलता जाएगा तो साइन और कॉस अपने वैल्यू बदलते जाएंगे। यानी यह दोनों इक्वेशन हमको बता दे रहे हैं भैया कि करंट और चार्ज दोनों ही ऑसिलेशन कर रहे हैं, किसके अंदर, LC सर्किट के अंदर। तो इन्हीं दोनों बातों को मिला करके बोलते हैं LC ऑसिलेशन। मीन्स एट t इक्वल टू 0 टाइम पर आपने किसी इंडक्टर को जब कनेक्ट किया तो हुआ क्या, उसके अंदर चार्ज और करंट दोनों करने लगते हैं, ऑसिलेशन करने लगते हैं। उसी प्रोसेस को बोलते हैं LC ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं, LC ऑसिलेशन। अब थोड़ा इसका मैकेनिज्म समझते हैं फिगर बना करके, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको LC ऑसिलेशन समझाने की कोशिश किया है, आपको समझ में आएगा। देखते हैं, ये कैपेसिटर है, पूरी तरह से चार्ज था, उसको t इक्वल टू 0 टाइम पर मैंने इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया। अभी इंडक्टर में t इक्वल टू 0 टाइम पर करंट पास होना शुरू होगी। शुरुआत में यहाँ पर बोल सकते हैं कि इंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है UB वो 0 होगी। UE कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज है तो मैक्सिमम होगी Q²/2C। दूसरे स्टेप में आते हैं कि t इक्वल टू T/4 यानी 1/4 टाइम के बाद अगर देखा जाए, कैपिटल T को यहाँ पे 4 टुकड़े में डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो T/4 में देखेंगे तो कैपेसिटर का थोड़ा चार्ज कम हो जाएगा, थोड़ी करंट यहाँ पास होगी, तो थोड़ी थोड़ी एनर्जी दोनों मिलेगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैपेसिटर में, मैग्नेटिक एनर्जी इंडक्टर में थोड़ी थोड़ी एनर्जी मिलेगी। तो उनकी लिखा है नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। आगे बात करते हैं T/2 टाइम पर क्या होगा, जब हाफ टाइम इंटरवल निकल जाएगा तब क्या होगा। तो आप देखिए कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा, सारी एनर्जी मैग्नेटिक फॉर्म में इंडक्टर के अंदर चली जाएगी। यहाँ लिखा है UE इक्वल टू 0, UB इक्वल टू मैक्सिमम हाफ या I²। अगले स्टेप की बात करते हैं कि 3T/4 टाइम पर, 3T/4 टाइम पर क्या होगा कि अब कैपेसिटर फिर से चार्ज होगा, लेकिन उसकी पोलैरिटी बदल जाएगी। जो प्लेट प्लस थी वो माइनस बनेगी और जो माइनस थी वो प्लस बनेगी। थोड़ा सा फील्ड आएगा, फिर सिचुएशन बनेगी, कैपेसिटर के अंदर थोड़ी एनर्जी मिलेगी और इसकी एनर्जी थोड़ी घटेगी, यानी थोड़ी एनर्जी यहाँ पे मिलेगी। यानी दोनों नॉट इक्वल टू 0 मैंने लिखा है, UE इक्वल टू 0 नॉट 0 एंड UB आल्सो इक्वल टू नॉट 0। अब बात करते हैं, अब तो 0 टाइम की बात है, यहाँ से काउंट करो 1 2 3। अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा, तो कैपेसिटर को अगर आप देखोगे, ठीक है, T इक्वल टू कैपिटल T टाइम पर क्या होगा, या पूरी तरह से फुल्ली चार्ज हो जाएगा फिर से, और यहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी UE आएगी, कितना, Q²/2C फिर से आ जाएगी। और यह पूरी तरह से इसके अंदर करंट पास नहीं होगी, UB क्या हो जाएगा, 0। आपने शुरू में क्या देखा, UB 0 था फिर 0 हो गया। अब देखिए UE 0 था फिर UE क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। पहले UE देखो मैक्सिमम था। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म से चेंज होकर के मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इंडक्टर में जा रही है। आफ्टर सम टाइम मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म से कन्वर्ट होकर के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कहाँ आ रही है, कैपेसिटर में। यानी यहाँ पे हो क्या रहा है, पूरी एनर्जी कैपेसिटर टू इंडक्टर, इंडक्टर टू कैपेसिटर बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब दोस्तों याद रखना है, यहाँ पर चार्ज ऑसिलेशन कर रहा है। आगे फ्यूचर में आपको सिखाया जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले लेसन में कि जब चार्ज ऑसिलेट करता है, एक ऑसिलेशन करता हुआ चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन करता है। इसीलिए LC सर्किट को हम दोस्तों बोलते हैं टैंक सर्किट। याद रहेगा, टैंक सर्किट। कोई पूछे कि टैंक सर्किट क्या होता है तो बोलना LC सर्किट को ही बोलते हैं टैंक सर्किट, क्योंकि वह EM वेव का प्रोडक्शन करता है। ठीक है दोस्तों, यह टॉपिक आपको मैंने समझा दिया। अब हम आगे आपको चैप्टर नंबर 7 का लास्ट टॉपिक लेने चल रहा हूं, ट्रांसफार्मर। एक ट्रांसफार्मर क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर
दोस्तों ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है, ठीक है। मैं डिफिनेशन दे रहा हूं, लिख सकते हैं। ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस which is used in conversion of voltage from high to low and also from low to high। यानी कि ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जिसका यूज करके हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछे कि यह किस प्रिंसिपल पर काम करता है तो आपको बोलना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलोगे? The principle of the transformer, the principle of transformer is on the basis of electromagnetic induction। ठीक है दोस्तों, किसने दिया था? फैराडे ने। तो हमने ये ट्रांसफार्मर की बात किया, अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर क्या हो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर बनाने के लिए दो तरह का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। या तो आप एक ही सॉफ्ट आयरन का कोड ले लो और उस पर क्या करो, दो कॉइल एक साथ लपेट दो, या तो आप क्या करो, दो अलग अलग कोड लेकर के वायर आप लपेट दो, ठीक है। यानी वायर वाउंड ऑन द टू डिफरेंट आयरन क्रोड, अदरवाइज वायर वाउंड ऑन द सेम आयरन क्रोड। यानी एक ही क्रोड पर दो कॉइल बना दो या दो अलग अलग क्रोड पर आप कॉइल बनाओ। क्रोड याद रखना, क्रोड किसका बनाते हैं? सॉफ्ट आयरन का, ठीक है, याद रखना, सॉफ्ट आयरन का क्रोड बनाते हैं, बराबर। अब इसमें ट्रांसफार्मर के अंदर मेन जो है दो कॉइल होती है। कॉइल 1 को बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, ठीक है, प्राइमरी कॉइल, और कॉइल 2 को बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, प्राइमरी कॉइल। अब इसी के बेसिस पर इस पे वायर लपेटते हैं। जो वायर वाउंड करते हैं, वायर लपेटते हैं, उसके बेस पर 2 टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। एक होता है स्टेप अप और एक होता है दोस्तों स्टेप डाउन। दो ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप को कैसे शो करेंगे, स्टेप डाउन को कैसे शो करेंगे, उसको ध्यान रखना है। स्टेप अप पे क्या करते हैं दोस्तों, जो पहली कॉइल होती है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, थिक वायर यूज करते हैं, और जो सेकेंडरी कॉइल होती है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं और थिन वायर यूज करते हैं। और ऐसे ही स्टेप डाउन में क्या होता है, पहली कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा लेते हैं, थिन वायर का यूज करते हैं, और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम लेते हैं, थिक वायर का यूज करते हैं। तो आपको स्टेप अप स्टेप डाउन समझ में आया होगा। स्टेप अप का काम क्या है, वोल्टेज को हाई करना। स्टेप डाउन का काम क्या है, वोल्टेज को लो करना, ठीक है। यानी हमारे घरों में जो बिजली आती है तो पावर स्टेशन पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते होंगे, और हमारी सोसाइटी के बाहर जो होता है वो स्टेप डाउन होता है, क्योंकि हाई वोल्टेज को लो करके हमारे घरों में भेजता है, क्योंकि ज्यादा वोल्टेज हमारे घर में आए तो हमारे घर के ऊपर आफत आ जाए, आपको पता होगा। तो इस तरह हम बात करते हैं। ये तो हो गई कंस्ट्रक्शन की, ठीक है। प्रिंसिपल मैंने बता दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। अब हम बात करते हैं इसका जो डेरिवेशन है, हम डेरिवेशन की बात करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला डेराइव करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आपने पहली कॉइल में बाहर से करंट सप्लाई किया, जैसे कि हम ट्रांसफार्मर में देखते हैं बाहर से करंट सप्लाई आती है, तो जो बाहर से इनपुट आता है, ठीक है, जो इनपुट आता है उसकी वजह से पहली कॉइल में जो है एसी करंट का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट, वह करंट लगातार चेंज होती रहती है, आपको पता है उसका नाम ही ऐसा है। तो
प्राइमरी कॉइल में जो करंट चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से पहली कॉइल में, प्राइमरी कॉइल में भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है और सेल्फ इंडक्टेंस की मदद से, सेल्फ इंडक्टेंस वाले प्रोसेस से, सेल्फ इंडक्शन वाले प्रोसेस से। और जो सेकेंडरी कॉइल है वहां भी ईएमएफ जनरेट होता है म्यूचुअल इंडक्शन वाले प्रोसेस से। दोनों लेसन नंबर 6 में आया है, मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक मैं शेयर करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि भैया एप्सिलॉन पी कितना होगा और एप्सिलॉन एस कितना होगा। एप्सिलॉन एस और एप्सिलॉन पी दोनों की हम बात कर लेते हैं। तो एप्सिलॉन एस लिखेंगे माइनस डी फाई बाई डी टी। दोनों में आपको ध्यान रखना है फ्लक्स तो सेम लेना है, दोनों में फ्लक्स यानी दोनों के जो एक वायर है, एक फेरा है, एक टर्न है, एक रिंग है, एक लूप है, उसके अंदर जो फ्लक्स चेंज होगा वो तो सेम होगा। लेकिन यह इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड करता है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं और यहाँ भी नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। और आपको पता है माइनस साइन क्या बताता है, लेंज लॉ, लेंज लॉ जिससे प्रोड्यूस होगा उसी का अपोज करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात हो गई, इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात हो गई। प्राइमरी में कितना है, प्राइमरी को P बोलना है और सेकेंडरी को क्या बोलना है, यस बोलना है। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जितना पावर बाहर से आया, जितना वोल्टेज बाहर से आया वही वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो करंट कम ज्यादा मिले, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनपुट पावर था वही इसके इक्वल होगा। ठीक है, सिमिलरली सेकेंडरी कॉइल में जो पावर आउटपुट होगा, जो वोल्टेज आउटपुट होगा जो हमारे घरों में आती है वह एप्सिलॉन एस के इक्वल होगा। अलग अलग होने का सवाल नहीं। ठीक है, यह दोनों बातें क्लियर हो गई। अब यहां से क्या करिए आप, Vs को Vp से डिवाइड करिए, Vs अपान Vp, आउटपुट वोल्टेज अपान इनपुट वोल्टेज इक्वल टू Ns अपान Np। आपको दिख रहा है सब कुछ माइनस माइनस प्लस होगा, डिफाई डिफाई कैंसल, तो बचेगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस होगा। तो Vs अपान Vp इक्वल टू Ns अपान Np। अब आपको मालूम है कि अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो जितना पावर आएगा उतना ही पावर जाएगा, यानी इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर। इट मींस एप्सिलॉन P IP इक्वल टू एप्सिलॉन S IS। और एप्सिलॉन मैंने क्या नाम दिया है, Vp, क्या नाम दिया है, Vs। ठीक है, तो Vs अपान Vp कितना मिलेगा, यहाँ से आप देख सकते हैं Vs अपान Vp कितना मिलेगा, Ip अपान Is। Vs अपान Vp क्या मिलेगा, Is अपान Ip। और जरा ध्यान दीजिए कि Vs अपान Vp कितना है हमारा, Ns अपान Np। इट मीन्स इसी को हम ऐसे फिर से लिख सकते हैं, Vs अपान Vp दिस इक्वल टू Ns अपान Np दिस इक्वल टू Ip अपान Is। यह हो गया फार्मूला किसके लिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर के लिए। तो यह फुल एंड फाइनल फार्मूला है, इसका हम यूज करते रहेंगे। लेकिन यह किसके लिए डिराइव हुआ, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। लेकिन आपको दोस्तों ध्यान रखना है कोई भी चीज आइडियल होती नहीं है, थोड़ा बहुत पावर लॉस तो होता ही है, लेकिन हम फार्मूला ड्राइव करने के लिए आइडियल कंडीशन लेके चलते हैं। अब थोड़ी बात करते हैं ट्रांसफार्मर कोफिशिएंट की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, ट्रांसफार्मर कोफिशिएंट क्या होता है। ट्रांसफार्मर कोफिशिएंट, ट्रांसफार्मर कोफिशिएंट आर से शो करते हैं, NS अपान NP के रेशियो को बोलते हैं आर। अब आपको मालूम है NS मोर देन NP कब होता है, किसके लिए, अगर NS NP से ज्यादा होगा, किसके लिए, स्टेप अप के लिए। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो NS क्या होगा, NP से ज्यादा। तो R क्या होगा, NS NP से ज्यादा है तो R क्या होगा, मोर देन 1। और सिमिलरली NP क्या होगा, NS से ज्यादा, किसके लिए, स्टेप डाउन के लिए। ठीक है, तो उसके लिए R क्या मिलेगा, लेस देन 1। तो आपको दो चीज समझ में आ गई होगी।
स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए R मोर देन 1 होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए R लेस देन 1 होता है। तो दोस्तों ये मैंने पूरा टॉपिक कंप्लीटली आपको बता दिया। हम आशा रखते हैं कि आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेरी होगी, कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना, हम उसको जरूर सॉल्व करेंगे। और दोस्तों मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाना, और मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिए, अगर मुझे आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैंने 12th क्लास के फिजिक्स के सारे प्रैक्टिकल्स के मैंने वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी, बहुत दिन पहले बना दिए थे। वो वीडियो आप देखना, आपको प्रैक्टिकल करने में मदद मिलेगी। सारे वीडियो मेरे बने हुए हैं, तो उसको आप जरूर देखना। और दोस्तों मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करना। मुझे आप प्रमोट करो, मुझे आप मेरे सब्सक्राइबर्स को बढ़ाओ, जिससे उन सारे बच्चों का भी भला हो सके जो थोड़ा सा स्टडी के लिए परेशान है। ठीक है, आप मेरे साथ रहोगे तो मैं आशा दिलाता हूँ कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट से पास करके दिखाऊंगा। अगर आप JEE नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप बहुत सारे मार्क्स स्कोर कर पाओगे, क्योंकि मैं अपने बच्चों का साथ कभी छोड़ता नहीं हूँ। कुछ भी होगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ फिर से।